आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का सेमेस्टर 2 का एक नया पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं, काव्य साहित्य का यह पाठ है और कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कवि का परिचय जानने से पहले देखते हैं उनकी जन्म और मृत्यु। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। 1911 से लेकर 1987 तक उनका हम जन्म और मृत्यु देख सकते हैं। परिचय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव के पुरातत्व विभाग के एक खुदाई शिविर में हुआ था। उन्होंने बीएससी के बाद एमए किया। अपने विद्यार्थी जीवन में ही ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बन गए। अंग्रेज सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए इन्हें कई साल जेल में भी रहना पड़ा। सन 1943 ईस्वी में वे एक कैप्टन के रूप में कोहिमा फ्रंट पर तैनात किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक इन्होंने भारत सरकार के रेडियो के समाचार विभाग में काम किया। तत्पश्चात इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति का अध्यापन कार्य किया। इन्होंने विशाल भारत, दिनमान, नया प्रतीक, थाट तथा नव भारत टाइम्स का संपादन कार्य भी कुछ वर्षों तक किया। आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी तथा कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये समर्थ कवि, कुशल उपन्यासकार, कहानी लेखक तथा निबंधकार हैं। हिंदी की
छायावादोत्तर कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हस्ताक्षरों में से एक अज्ञेय प्रयोगवाद तथा नई कविता के प्रवर्तक हैं। इन्होंने क्रमशः तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक तथा चौथा सप्तक का संपादन किया। प्रमुख कृतियां इनकी देखें तो काव्य संग्रह इनके हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यमल, हरी घास पर क्षण भर, बावरी अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक पर छाया, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स, यह इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। विपथ गा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी तथा जयदोल। इनके उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी तथा यात्रा वृत्तांत देखें तो इनके हैं अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध संग्रह हैं इनके सब रंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवल। इनकी आलोचना है त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती तथा अद्यतन। संस्मरण इनका देखिए स्मृति लेखा इनका संस्मरण है और इन्होंने डायरी भी लिखी है। साहित्य की कोई विधा, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय से छूटी नहीं रह गई है। इनकी डायरी है भवंती, अंतरा और शाश्वती।
तथा इनका विचार गद्य है संवत्सर। इन्होंने एक नाटक लिखा है उत्तर प्रियदर्शी। कुछ और बातें कवि के बारे में जानते हैं। यह कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। इन्होंने एमए में अंग्रेजी विषय लिया। बीएससी करने के बाद 1929 में, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी न कर सके। उनका समग्र काव्य सदा नीरा 2 खंड नाम से संकलित हुआ तथा अन्यान्य विषयों पर लिखे गए सारे निबंध, सर्जना और संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में संकलित हुए। इन्होंने पुष्करणी और रूपांबरा जैसे काव्य संकलन लिखे। वे वत्सल निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रहों के भी संपादक हैं। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञेय ने यद्यपि कहानियां कम ही लिखी और एक समय के बाद कहानी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। निस्संदेह वे आधुनिक साहित्य के एक शलाका पुरुष थे, जिसने हिंदी साहित्य में एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। कविता कलगी बाजरे की पढ़ते हैं और उसका
सार भी देखते हैं। कलगी बाजरे की हरी बिछली घास, डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुईं, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल सी, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? आइए इसका सार देख लेते हैं। इस कविता के माध्यम से नायक अपनी नायिका की तुलना बाजरे की कली से करता है और कहता है कि नायिका कितनी कोमल, नाजुक और कितनी सुंदर है। अपनी प्रेमिका को हरी भरी चिकनी घास कहते हुए जो बाजरे की डोलती हुई बाली है,
कवि कहते हैं, अगर सांझ के समय चमकने वाला तारा या किरण अब नहीं कहता, या शरद ऋतु के सुबह के समय पाले में ढकी हुई कुमुदनी, वो भी मैं तुम्हें नहीं कहता, अभी अभी ताजा खिली हुई चंपे की कली भी नहीं कहता। तो ऐसा नहीं है कि मेरा हृदय, मेरा मन या मेरा प्रेम मैला या झूठा है। यह सब उपमान अब पुराने हो चुके हैं, यानी सभी कवि इन प्रतीकों का प्रयोग कर चुके हैं, अतः यह प्रतीक अब घिस घिस कर पुराने हो चुके हैं। जिस तरह बर्तनों को अधिक घिसने से उनकी चमक खत्म हो जाती है, उसी प्रकार इन उपमानों का इतना अधिक प्रयोग हो चुका है कि अब इनकी चमक खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। कवि अपनी प्रेमिका से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम यह पहचानती हो कि तुम्हारे रूप के निकट तुम्हारे इस जादू के कारण मैं अपने गहरे भाव से, प्यार से यह कह रहा हूँ। अगर तुमसे कहता हूँ कि तुम हरी घास में लहराती बाजरे की कली हो। हम शहरी लोगों ने अपने बगीचे में जूही के फूलों को लगाया है। यह हरी भरी घास सृष्टि का विस्तार है। यही ऐश्वर्य, संपन्नता, शक्ति, सहनशीलता, सभा का प्रतीक है। यह घास प्यार का प्रतीक है। यह शरद ऋतु की सांझ के समय सूने आकाश पर अपनी जगह डोलती यह बाजरे की कलगी उस जूही के फूलों से भी अधिक सुंदर है। जब जब मैं घास बाजरे की कलगी को इस पर देखता हूँ तो सचमुच मुझे संपूर्ण संसार वीरान होता प्रतीत होता है। इस संस्कृति का समापन घना होकर
सिमट आता है और मैं स्वयं को समर्पित कर देता हूँ। कवि कहते हैं कि शब्द जादू हैं, इससे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। कवि प्रेयसी से प्रश्न करते हैं, क्या समर्पण कुछ नहीं है? क्या इसका कोई मोल नहीं है? कवि अंतिम कुछ पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शा रहे हैं। वह अंतिम पंक्तियों में एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह समर्पण कुछ नहीं? क्या इस समर्पण का कोई मोल नहीं जो मैं अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पण का भाव रखता हूँ? क्या उस भाव का कोई मोल नहीं? कवि ने इस कविता में शब्दों को जमीन से जोड़कर रखा है। कविता की पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपना अथाह प्रेम दर्शाया है। अपनी प्रेमिका के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव दर्शाया है। कवि इस कविता में प्रेयसी को कई उपमानों से नहीं बल्कि प्रकृति से तुलना करके उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कलगी बाजरे की, छरहरी बाजरे की, इन सब शब्दों में वह अपनी प्रेयसी को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इस पाठ का स्पष्टीकरण, कठिन शब्द देखेंगे।